कत्ल के तरीके आपने बहुत सुने होंगे, कभी चाकू से, कभी जहर से, कभी आग से और कभी गोलियों से। लेकिन इस बार का मामला अब तक का सबसे अजीब और सबसे डरावना है। एक ऐसी लाश जिसका पूरा जिस्म सलामत था, लेकिन उसे देखकर पुलिस तक के होश उड़ गए। आखिर एक कत्ल था या कोई हादसा? और अगर कत्ल था तो इंसान इतना खौफनाक आइडिया सोच भी कैसे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं खूनी किस्सा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है मैसूर की। मैसूर एक बेहद खूबसूरत जगह है। इसी मैसूर से करीब 55 किलोमीटर दूर है बेलूर, और बेलूर में एक छोटा सा लॉज है, SJR लॉज। 23 अगस्त की तारीख थी। उस दिन इसी लॉज में एक जोड़ा चेक इन करता है। रजिस्टर में नाम लिखते हैं पति सिद्धराजू उम्र 24 साल और पत्नी दर्शिता उम्र 22 साल। आईडी कार्ड दिखाया और अपने आप को हस्बैंड वाइफ बताया, और फिर उन्हें मिल गया एक कमरा नंबर 116। करीब 1 घंटे बाद सिद्धराजू कमरे से बाहर निकलता है और रिसेप्शन पर आता है और पूछता है खाने का इंतजाम कहाँ से होगा, कोई अच्छा ढाबा या रेस्टोरेंट आसपास में हो, क्योंकि ये लॉज सिर्फ रुकने की जगह थी। होटल की तरह खाने पीने का इंतजाम नहीं था। स्टाफ ने उसे रास्ता बताया कि थोड़ी दूरी पर एक रेस्टोरेंट है, वहां से खाना मिल जाएगा। राजू अपनी पत्नी को कमरे में छोड़कर खाना लेने निकल गया। ये दोपहर करीब 2 बजे की बात है, और करीब 45 मिनट बाद यानी 2:45 के आसपास वो खाना लेकर वापस लौटता है। अब तक चेक इन को लगभग 2.5 घंटे हो चुके थे। राजू सीधा अपने कमरे नंबर 116 की तरफ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो घबराता हुआ रिसेप्शन पर लौटता है। कहता है दरवाजा खुल नहीं रहा। मैंने बेल बजाई पर अंदर से मेरी पत्नी कोई जवाब नहीं दे रही है। आपके पास अगर कोई मास्टर की हो तो दरवाजा खोल दीजिए। रिसेप्शन पर बैठा शख्स चौंकता है। उसे याद था कि ये दोनों अभी कुछ ही देर पहले चेक इन करने आए थे। खैर, स्टाफ मास्टर की लेकर राजू के साथ कमरे की ओर बढ़ता है और पहुंचता है कमरा नंबर 116 के दरवाजे पर। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सामने का नजारा देखकर सबकी चीख निकल गई। कमरे के अंदर बेड पर एक लाश पड़ी थी और उसकी चारों तरफ फर्श पर, बेड पर, यहाँ तक कि दीवारों पर भी खून के छींटे बिखरे थे। सिद्धराजू घबराकर कमरे में भागा। पीछे पीछे लॉज का स्टाफ भी गया, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस लाश पर पड़ी, स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उल्टे पांव बाहर निकलकर भागा, क्योंकि नजारा ऐसा था, लड़की का जिस्म सही सलामत था, बस थोड़ी चोटें गर्दन पर थी, लेकिन उसका पूरा चेहरा गायब था। हाँ, आपने सही सुना, चेहरा पूरी तरह से उड़ा हुआ था, जैसे चेहरे पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। बेड पर लाश के पास में एक मोबाइल पड़ा हुआ था। फर्श पर कुछ तार बिखरे हुए थे और पास ही एक स्टील की पतली सी रॉड जैसी चीज थी। ये सब देखकर किसी के भी होश उड़ जाते। उधर सिद्धराजू रो रो कर बेहाल हो गया था। उसने तुरंत अपनी पत्नी की लाश उठाई और कहने लगा कि इसे अस्पताल ले जाता हूँ, शायद अभी भी जान बाकी हो। तभी लॉज के मैनेजर वहां पहुंच गया। उसने पूरा नजारा देखा और तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण हादसा नहीं है, ये मामला क्राइम का है, और ऐसे में बिना पुलिस को बताए लाश को ले जाना खतरनाक हो सकता है। मैनेजर ने राजू को रोका और कहा, आप इसे अस्पताल मत ले जाइए, पुलिस आएगी, एम्बुलेंस आएगी और फिर वह ले जाएगी। लेकिन राजू बार बार जिद करने लगा। मेरी पत्नी अक्सर चार्जिंग पर मोबाइल लगाकर ही बात करती थी। आपने भी सुना होगा, कई बार मोबाइल फट जाता है, हो सकता है यही हादसा हुआ हो। असल में कमरे में पड़ा मोबाइल सच में फटा हुआ था। राजू ने यही बहाना बनाया और अपनी पत्नी को ले जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लॉज का स्टाफ उसे किसी भी हाल में जाने नहीं देता। वो कहते हैं नहीं, अब पुलिस ही आएगी, और फिर पुलिस को कॉल कर दिया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची, कमरे का दरवाजा खोला और जो नजारा उनकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस तरह की लाश उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में पहले कभी नहीं देखी थी। लड़की का शरीर बेड पर बिल्कुल सही पड़ा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह से गायब था, मानो चेहरे का ऊपरी हिस्सा उड़ गया हो। दीवारों पर, फर्श पर, बेड पर हर तरफ खून के छींटे थे, और अंदाजा लग रहा था कि चेहरे के कई टुकड़े हवा में उड़कर यहाँ वहां बिखर गए थे। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक कत्ल है या कोई हादसा। उधर सिद्धराजू बार बार रोते हुए पुलिस को अपनी पहचान बता रहा था। हम पति पत्नी हैं, इसका नाम दर्शिता है और मैं हूँ सिद्धराजू। हम लोग पास के बेदादुरा गांव से आए हैं, यहाँ एक मंदिर में दर्शन करने आए थे और इसी वजह से इस लॉज में रुके। पुलिस उनकी बात सुनती है, बॉडी को अस्पताल भेजा जाता है और तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुला लिया जाता है। कुछ देर बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है। कमरे की बारीकी से जांच शुरू होती है। फिर से सिद्धराजू का बयान लिया जाता है। वो वही कहानी दोहराता है, मेरी पत्नी अक्सर मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर बात करती थी, मोबाइल गर्म हो जाता था, हो सकता है कि आज वही मोबाइल फटा हो और इसी वजह से उसका चेहरा उड़ गया हो। असल में कमरे में एक मोबाइल फटा हुआ पड़ा था। तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी इस थ्योरी पर तुरंत खारिज नहीं करती, क्योंकि सच में कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं।
लेकिन तभी फॉरेंसिक टीम की नजर कमरे में पड़ी कुछ अजीब चीजों पर जाती है। फर्श पर पड़ा था करीब 2 मीटर लंबा बिजली का तार, एक तरफ पड़ी थी एक स्टील की छड़ी जैसी पतली रॉड, और सबसे हैरान कर देने वाली चीज कुछ जिलेटिन के अंश। हाँ, वही जिलेटिन जो विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम दोनों समझ गए थे ये कोई हादसा नहीं है, ये मामला कहीं ज्यादा गहरा है। फॉरेंसिक टीम उलझन में थी। कमरे में जो तार, छड़ियां और जिलेटिन के टुकड़े मिले थे उसका मतलब साफ था, यहाँ कोई विस्फोट हुआ था। लेकिन सवाल ये था, अगर धमाके से मौत हुई है तो शरीर के बाकी हिस्से सलामत कैसे हैं? सिर्फ चेहरा ही क्यों उड़ा? लाश देखी तो हाथ पैर एकदम सही सलामत थे, बस चेहरा ही जैसे मिटा दिया गया हो। इसी बीच फॉरेंसिक टीम के एक एक्सपर्ट को एक विदेशी केस याद आया, एक टर्म माउथ ब्लास्ट, यानी धमाका सीधे मुंह के अंदर। लेकिन अब सवाल ये था, कोई भी होश हवास में इंसान अपने मुंह के अंदर बम कैसे रखेगा? वो तो जरूर विरोध करेगा। तो फिर ऐसा हुआ कैसे? खैर, जांच आगे बढ़ी। मिले हुए सामान की रिपोर्ट तो आनी बाकी थी, लेकिन पुलिस की नजर अब साफ तौर पर एक ही शख्स पर टिक गई थी, सिद्धराजू। क्योंकि कमरे में और कोई था ही नहीं, और उसकी मोबाइल ब्लास्ट वाली कहानी पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। फिर एक और बात, सिद्ध जब खाना लेने बाहर गया था उसने कमरे का दरवाजा खींच कर बंद किया था। इस तरह के लॉज में अगर दरवाजा बाहर से बंद कर दो तो अंदर से खुल नहीं सकता, या तो चाबी चाहिए या बाहर से मास्टर की, यानी दरवाजा बंद करने वाला वही था सिद्धराजू। फॉरेंसिक टीम में सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस ने सिद्धराजू से जरा तमीज से लेकिन गहराई से पूछताछ शुरू की। पहले तो वो रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आखिरकार सच उसके मुंह से निकल गया। उसने कबूल किया दर्शिता मेरी पत्नी नहीं है। हाँ, जिसको अब तक वो अपनी पत्नी बता रहा था, असलियत में उसकी शादी कहीं और हो चुकी थी। दर्शिता पहले से ही शादीशुदा थी। उसकी शादी केरल के एक नौजवान से हुई थी और उसका एक बच्चा भी था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच ये था कि शादी से पहले दर्शिता और सिद्धराजू का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, शादी भी करना चाहते थे। लेकिन दर्शिता के घर वालों ने उसकी मोहब्बत को नामंजूर कर दिया और उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से कर दी। शादी के बाद दर्शिता केरल चली गई, लेकिन कुछ वक्त पहले ही वो अपने मायके लौट आई थी, और यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक साजिश की नींव। मैसूर से करीब 55 किलोमीटर दूर गांव है बेलूर। यहीं से पूरी कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। जब दर्शिता मायके लौटी तो सिद्धराजू ने फिर उससे मुलाकात की। उसने कहा, देखो, बहुत इंतजार कर लिया, अब अपने पति को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन दर्शिता हर बार यही जवाब देती, नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बच्चा भी है, तो तुम मुझे अब भूल जाओ। सिद्धराजू मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार समझाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन दर्शिता अपनी जिद पर अड़ी रही। 23 अगस्त को सिद्धराजू ने तय कर लिया ये होगा उसकी आखिरी कोशिश। उसने दर्शिता से कहा, चलो एक मंदिर दर्शन करने चलते हैं। दर्शिता ने अपने घर वालों से झूठ बोला कि वो अपने सहेली के घर जा रही है, और फिर दोनों साथ निकल पड़े। पूरे रास्ते सिद्धराजू उसे मनाने की कोशिश करता रहा, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन दर्शिता का जवाब वही था, नहीं। असल में सिद्धराजू पहले से जानता था कि शायद वो नहीं मानेगी, और इसलिए उसके पास एक और प्लान तैयार था, प्लान बी यानी मौत। उसने पहले से एक बम तैयार कर रखा था, ऐसा बम जिसे मुंह के अंदर रखकर मोबाइल से डेटोनेट किया जा सके। इतना छोटा धमाके कि आवाज ज्यादा ना हो, लेकिन इतना खतरनाक कि जिंदगी वहीं खत्म हो जाए। उसने सब कुछ सोच समझ कर किया था, केमिकल्स का इस्तेमाल, वायरिंग और डिवाइसेस, यहाँ तक कि उसने प्लान के हिसाब से टीवी तक ऑन कर रखा था ताकि किसी को आवाज सुनाई ना दे। सारी खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद कर दिए थे। लॉज के रूम नंबर 116 में करीब 1 घंटे तक उसने फिर दर्शिता को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो पूरी तरह अस्वस्थ हो गया कि अब दर्शिता कभी नहीं उससे शादी नहीं करेगी, तो फिर उसने प्लान बी पर अमल किया। सबसे पहले उसने दर्शिता के हाथ बांधे और फिर पैर बांधे, उसे बेबस कर बिस्तर पर लिटा दिया और फिर उसके मुंह में वही छोटा सा बम ठोक दिया। मोबाइल से डिटोनेशन कनेक्ट किया और खुद जाकर बाथरूम के पास खड़ा हो गया। एक बटन दबाया और फिर धमाका, पूरा चेहरा उड़ गया, कमरे में धुआं भर गया। दर्शिता की सांसें हमेशा के लिए थम गई थी। उसने खिड़की खोली, धुआं बाहर निकाला और फिर एकदम खामोशी से बाहर निकल आया। उसे पता था दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, अब वो मास्टर की के बगैर नहीं खुलेगा। और फिर एकदम नॉर्मल बनकर रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां जाकर बोला, हमें खाना खाना है, आसपास कोई रेस्टोरेंट बताएं। वो खाना लेने चला गया, लेकिन असलियत ये थी कि अभी कुछ देर पहले ही वो अपनी प्रेमिका का कत्ल कर चुका था। और फिर बिल्कुल प्लान के मुताबिक खाना लेकर वापस लौटा। उसने पहले से पता था कि दरवाजा नहीं खुलेगा और इसी वजह से मास्टर की नौटंकी करी।
उसने पहले ही सोची हुई थी। असल में सिद्धराजू ने एक पूरा खेल बड़ी ही चालाकी से रचा था। वो जानता था कि मास्टर की उसके हाथ में नहीं दी जाएगी, इसलिए उसने सोचा कि जब स्टॉप उसके साथ दरवाजा खोलेगा तो वही एक गवाह बन जाएगा। गवाह इस बात की कि हाँ, जब मैंने दरवाजा खोला तब लाश अंदर ही पड़ी थी और इससे पहले राजू बाहर था, खाना पूछ रहा था। यानी पुलिस के सामने कहानी मजबूत दिखे, लेकिन असलियत ये थी कि उसकी बनाई मोबाइल ब्लास्ट थ्योरी किसी के गले ही नहीं उतर रही थी। कमरे से जो तार, रॉड और जिलेटिन के अंश मिले थे, सब कुछ फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। अब जांच होनी थी कि आखिर ये किस तरह का विस्फोट था, कैसे तैयार किया गया और कैसे डिटोनेट किया गया। पुलिस भी यही इंतजार कर रही थी कि या तो फॉरेंसिक रिपोर्ट सच बताए या फिर सिद्धराजू खुद ही अपना पूरा राज उगल ले। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, माउथ बम का आइडिया आखिर आया कैसे? देश में अब तक किसी हत्या में इस तरह का तरीका इस्तेमाल नहीं हुआ था। जब दर्शिता के घर वालों को खबर दी गई तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हमें कभी पता ही नहीं था कि इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है। दर्शिता ने तो घर से बस इतना ही कहा था कि वो अपने सहेली के घर जा रही है। हमें अंदाजा भी नहीं था कि वो इस लॉज में सिद्धराजू के साथ है। फिलहाल सिद्धराजू अभी पुलिस कस्टडी में है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है और फॉरेंसिक टीम भी इसमें जुड़ी हुई है इस राज को खोलने में कि आखिर ये माउथ बम क्या था, कैसे बना और किसने उसे एक खतरनाक आइडिया दिया। भारत में ये शायद पहला मामला था जहां मुंह के अंदर बम रखकर हत्या कर दी गई। कत्ल के हजार तरीके आपने सुने होंगे, लेकिन ये तरीका सबसे हैरान कर देने वाला था, सबसे खौफनाक। तो दोस्तों, ये थी आज की खूनी किस्सा। आपको क्या लगता है, ये कत्ल एक सनकी आशिक की खौफनाक साजिश थी या फिर इसमें कोई और राज छुपा हुआ था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दिल दहला देने वाली किस्सों के लिए खूनी किस्सा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।